जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? तो आज की जो वीडियो है वो है हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट 4। हम पार्ट 3 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने अपना पर्सनैलिटी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल में हमारे जो 4 प्रिंसिपल है, 4 थ्योरी हैं, टाइप थ्योरी, ट्रेट थ्योरी, टाइप एंड ट्रेट थ्योरी और साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो उसमें से हम अपने 3 कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ है हमारी जो साइकोडायनेमिक अप्रोच, उसमें जो हमारा फर्स्ट आता है साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम अपना साइकोडायनेमिक अप्रोच को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हमारी अगली थ्योरी है साइकोसेक्सुअल अप्रोच, उसको भी हम अपना कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो पहले की 3 वीडियो चैनल पर जाकर देख लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो में हम पढ़ें तो हमने सबसे पहले हम बात करेंगे लास्ट की वीडियो में। लास्ट में हमने साइको एनालिटिकल में हमने उसका मतलब जाना था, क्यों वो बनाई थी, हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे चेतना के कितने स्तर हैं, हमने उसके बारे में जाना था। हमारा इद, ईगो और सुपर ईगो क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में जाना था। अब इद, ईगो, सुपर ईगो में कुछ बहुत कमियां थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमारे कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में भी बताया गया है सिगमंड फ्रॉइड ने कि जिससे हम अपने ईगो को शांत कर सकते हैं, ईगो को डिफेंस कर सकते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि हमेशा सुखद वस्तुओं की तरफ भागते हैं हम, जो है हमेशा हम खुशी की तरफ भागते हैं, कभी भी दुख की तरफ नहीं भागते। दुख का हमेशा पीछा छुड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि दुख हमेशा परेशान करता है, दुख हमें परेशान करता है और सुख हमें खुशी देता है, सुख हमें खुशी देता है। और अगर हमें दुख परेशान करेगा तो हम कभी भी दुख के पीछे नहीं जाएंगे, हम हमेशा खुशी के पीछे जाएंगे, क्योंकि खुशी से इंसान हमेशा खुश रहता है। अतः दुख परिस्थितियों में दुश्चिंता बढ़ जाती है। दुश्चिंता को कम करने के लिए हम रक्षा युक्तियाँ करते हैं, हम अलग अलग युक्तियाँ निकालते हैं कि कैसे हम इस दुख से अपने आप को छुड़ाएं, या कैसे हम इससे पीछे हो जाएं, या कैसे हम इसको बदल दें या इसको दबा दें। तो उसके बेस पर सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ प्रकार बताए हैं, हम उसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट होता है हमारा दमन, यानी कि अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन। अगर दमन की बात करें तो दमन का अर्थ होता है दबा, यानी कि किसी भी चीज़ को दबा देना, अपने विचारों को दबा देना। हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं हम उसको दबा देंगे सामने की या समाज की परिस्थितियों को देखने के लिए। अगर हम उसको दबा देते हैं तो हमारी एक ये युक्ति बन जाती है। जैसे हमारे इमोशंस से जुड़े होने के कारण हम अपने माता पिता का अंतिम संस्कार याद करना चाहते, उससे हमें दुख होता है, और दुख होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको दबा देते हैं। जैसे किसी का बड़ा भाई होता है, किसी कारणवश अगर वो उम्र से जल्दी चला जाता है और जल्दी चले जाने के कारण हम क्या करते हैं, हम उसको याद करना छोड़ देते हैं, ज़्यादा याद नहीं करते, हम अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। क्योंकि याद करेंगे तो घर में का जो माहौल है वो दुखी होगा, और दुखी होगा तो हमारे घर का जो एक खुशी वाला माहौल है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हमारे घर में सभी टेंशन लेने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम अपनी इच्छाओं को हमेशा दबा देते हैं। सेकंड होता है हमारा प्रक्षेपण। अगर हम बात करें प्रक्षेपण की, यानी कि प्रोजेक्शन की, तो अपने दोषों कमियों को दूसरों के सर थोप देना हमारा प्रक्षेपण कहलाता है। एक ये भी प्रकार होता है, जैसे पेपर में कम मार्क्स आने के बाद हम कई बार बोल देते हैं ना कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया, हमने अपनी तैयारी इतनी कमज़ोर करी थी कि हम पूरा पेपर कंप्लीट अपना नहीं कर पाए। तो ऐसे जब हम किसी अपनी गलतियां या अपनी बातों को किसी दूसरे के सर पर छोड़ देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वो हमारा प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्शन कहलाता है, जिसमें हम अपने आप को कोई रिस्क नहीं लेते। जो भी रिस्क लेगा वो हम सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम सामने वाले को बोल देते कि इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस हमारा पेपर
में क्वेश्चन दिए हैं। अगर हम उसके बाद अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा जो अगर हम उसके बाद अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है अस्वीकरण यानी कि डिनाइल। अगर हम अपने थर्ड यानी कि 8 से ग्रस्त रोग को अपने रोग से नकारना, यानी कि हम अपनी किसी भी कमियों को, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, हम उनको नकार देते हैं, या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है हम उनको मना कर देते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हम देखते हैं ना कई बार क्या देते, पता नहीं किसने किया है या पता नहीं कैसे हुआ है। तो वो जो हम नकार देते हैं या मना कर देते हैं वो हमारा आता है अस्वीकरण यानी कि डिनाइल। जब व्यक्ति पूरी तरह से वास्तविकता को नकार देता है तो यह अस्वीकरण कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपनी बुराइयों की आलोचना सुनकर उसे अनसुना कर देता है। डिनाई मना कर देता है कि नहीं मैंने तो नहीं किया ऐसा, या पता नहीं किसने किया, तो वो हमारा अस्वीकरण हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा फोर्थ प्रतिक्रिया निर्माण, यानी कि हम प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब एक व्यक्ति जो अपने माँ से घृणा करता है उसकी मृत्यु के बाद 13वें श्राद्ध आदि करेगा ताकि घृणा की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब होता है हम किसी चीज़ को नापसंद करते हैं, हम नहीं पसंद करते। अब जैसे रोड पर जाते हैं, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो हम नहीं पसंद करते। अब अगर हम उसको नहीं पसंद करेंगे तो हम उस दूर से उस चीज़ से निकल जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। और अगर उसके पास नहीं जाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसको प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन करते हैं। जब कोई इच्छा दमित हो जाती है और अहम दोबारा आने को रोकता है तो आदमी ऐसे में विपरीत व्यवहार करता है। घर में मान लीजिए कोई टेंस सिचुएशन चल रही है, कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है, और उससे अगर हमें दिख रहा है कि हमारे माता पिता दुखी हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपने माता पिता को खुश या थोड़ा घर का माहौल हल्का करने के लिए हम कुछ जोक सुनाएंगे, हम कुछ उसमें माहौल को हल्का करेंगे। और अगर हम माहौल को हल्का करते हैं तो हम उस स्थिति के विपरीत व्यवहार करते हैं, यानी कि हम उसको प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। उसके बाद हमारा आता है युक्तिकरण। अगर मैं बात करूँ युक्तिकरण या फिर प्रतिगमन, युक्तिकरण रेशनलाइजेशन यानी कि पिता की जेब से पैसे ना होने के कारण बच्चों में यह कहकर सुने यह मिठाई समी नहीं है, यानी कि हम किसी चीज़ की युक्ति निकालते हैं या हम कोई एक सेकंड पाथ निकालते हैं जिससे हम उस बात का रास्ता बदल सकें, यानी कि हम उसको चेंज कर सकें। और अगर हम उसको चेंज कर लेते हैं तो वो हमारी युक्ति निकालती है। यानी कि अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला मेरे पे हावी होने वाला है तो मेरे माइंड में पहले ही उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ माइंड में चलेगा, और अगर मेरे माइंड में कुछ ना कुछ चलेगा तो मैं ज़रूर कोई ना कोई युक्ति निकाल लेता हूँ। जैसे कई बार देखा है ना, बहुत गरीब अगर परिवार है, पिताजी के पास पैसे नहीं है, अगर उदाहरण से समझें, अगर पिताजी के पास पैसे नहीं और बच्चों ने जिद कर दी कि मिठाई खानी है, टॉफ़ी लेनी है, तो हम अक्सर पिता या माता ये समझाते हैं कि बेटा मिठाई अच्छी नहीं है, हम बाद में ले लेंगे या किसी भी अच्छी जगह से लेंगे। तो हमने क्या करा है, हमने उसकी युक्ति निकाल ली है। उसके बाद हमारा 6th आता है प्रतिगमन। अगर प्रतिगमन की बात करें तो विपरीत होना या वापस जाना। जब व्यक्ति चारों तरफ घिर जाता है तो अपने बचपन के बारे में सोचता है और वहाँ कोई चिंता नहीं थी। प्रतिगमन, प्रति मतलब वापस जाना, प्रति मतलब वापस जाना। हम किसी भी सिचुएशन से अगर अपने आप को वापस भेज रहे हैं तो वो हमारा प्रतिगमन बनता है। प्रतिगमन का मतलब क्या था, प्रतिगमन का मतलब वापस जाना। हम अपनी किसी भी सिचुएशन को अगर मना कर रहे हैं या भेज रहे हैं
तो वो हमारा वापस जाना होता है। जैसे हम बड़े होते हैं, अब हम इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि डेली हमारे सामने समाज के नए नए टास्क आते हैं, और अगर हमारे सामने टास्क आते हैं, कई बार हम अपने माइंड से इतना परेशान हो जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बचपन में ठीक थे, खेलते कूदते रहते थे, खाते थे, सो जाते, कि कोई टेंशन नहीं थी। तो यानी कि हम वापस जाने की सोचते हैं, हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। वो हमारा होता है प्रतिगमन, रिग्रेसेशन, यानी कि वापस जाना। उसके बाद अगर मैं अपनी अगली बात करूं तो अगला होता है हमारा तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण के मतलब होता है कि किसी स्थिति में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी पहचान या तय करना शुरू कर देता है। हम कई बार नहीं देखते कोई एक महान व्यक्तित्व, एक महान पर्सनैलिटी वाला है, जैसे भगत सिंह हमारे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या हम सेलिब्रिटियों की बात करें तो जैसे अक्षय कुमार फिजिकली फिट रहते हैं तो कपिल शर्मा हो जाते हैं, सलमान खान हो जाते हैं, या फिर जेठालाल हो जाते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाले। तो हम क्या करते हैं, कई बार अगर किसी को मैच होना लग जाता है, या शक्ल या कुछ बालों का तरीका या कुछ भी मैच होता है, तो वो अपने आप को उसी में ढालने की कोशिश करता है। जैसे देखते हैं ना, अक्षय कुमार की कई बार कॉपी दिख जाती है, या फिर अजय देवगन के डुप्लीकेट जिसको हम बोल देते हैं। आज समाज में ऐसे होते हैं जो अजय देवगन की तरह दिखते हैं, तो वो खुद को अजय देवगन मानना शुरू कर देते हैं। तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि तादात्म्यकरण। चंद्रशेखर आज़ाद तादात्म्य स्थापित करके उसके जैसे बाल रखना, कपड़े पहनना तथा बोलना शुरू कर देते हैं, यानी कि कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और जो ये कॉपी हम करते हैं वो हमारा आइडेंटिफिकेशन बन जाता है। उसके बाद होता हमारा क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होने के बाद दूसरे क्षेत्र में श्रेष्ठ होना। अब कई व्यक्ति आपने देखे होंगे आँखों से थोड़ा सा कम दिखाई देता है या ब्लाइंड होते हैं, लेकिन सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, स्मेल में बहुत अच्छे होते हैं, या हाथों से कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा बजाते हैं, वो अपनी क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। यानी कि कोई भी शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिसकी वजह से हमें उस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो हम दूसरी अपने शरीर की कोई ऐसी एबिलिटी जागृत कर लेते हैं जिससे उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। जैसे होता है एक आँख ना होने के बावजूद भी अच्छी तीर अंदाजी करना, तो वो जो तीर अंदाजी हमने करी है वो हमारी क्या होती है, क्षतिपूर्ति होती है। यानी कि एक बच्चा खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वह पढ़ाई अच्छे अंक प्राप्त कर लेता, तो खेल की क्षतिपूर्ति हो गई है। यानी कि अगर खेल में अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में अच्छा है, और अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो खेल में अच्छा है। आँखें नहीं है तो वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता है या ढोल बहुत अच्छा बजा लेता है, तो वो उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसके बाद होता है हमारा 9th मार्गीकरण। इसका मतलब होता है पत्नी की फटकार के बाद तुलसीदास राम बदल गए, यानी कि मार्ग, ये देखिए मार्ग लिखा हुआ है ना इसमें, यानी कि सब्लिमेशन, यानी कि अपना रास्ता बदल लेना, रास्ता बदल लेना। जैसे हम देखते नहीं, कई पहले चोर होते हैं, फिर बाद में कुछ ऐसा उनको मिल जाता है, अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व अपने आप ऐसा चेंज कर लेते हैं कि वो पुरानी पर्सनैलिटी या पुरानी जो छवि थी, करैक्टर था, वो दब जाता है। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, लोग बाग संत बन जाते हैं और संत में इतनी भक्ति करते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, अपना करैक्टर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है तो वह मार्गीकरण कहलाता है। यानी कि क्रॉस, ये होता है हमारा गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाना, ये होता है हमारा सब्लिमेशन, यानी कि मार्गीकरण। उसके बाद होता है हमारा नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को मना करते हैं उसके बाद भी वो काम किया जाता है। यानी कि व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिन्हें करने के लिए मना किया जाता है। जैसे बच्चों को अगर हम शरारत करने के लिए मना कर देते हैं तो बच्चे शरारत करेंगे ही,
चाहे उनको हम कितना भी मना कर लें, हम जिस चीज़ को कहेंगे कि ये काम नहीं करना, वो वही काम करेंगे। और अगर वो वही काम करेंगे तो वो हमारा नेगेटिविज्म में आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट टू 10 यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नकारात्मक का मतलब होता है नहीं, और नहीं का मतलब होता है जिद करके उस काम को कर लेना, ये हमारा नकारात्मक है। उसके बाद अगर हम लास्ट अपना विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होता है? देखिए, विस्थापन नाम में ही है। विस्थापन यानी कि स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र, यानी कि अब किसी आवेश को सुरक्षित लक्ष्य की तरफ मोड़ना या स्थानांतरण करना विस्थापन कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति, उसके बॉस ने डांट दिया। अब अगर व्यक्ति को बॉस ने डांट दिया तो वो बॉस को कुछ नहीं बोल सकता, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति अपने घर चला जाएगा। अपने घर जाने के बाद वो गुस्से में बैठा रहेगा, और जैसे अगर बच्चे शरारत करते हैं तो वो अपना सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर निकाल देता है। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा ट्रांसफ़र या फिर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी दूसरे की बात किसी दूसरे के ऊपर निकाल देना हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर मेरे को गुस्सा आता है तो मैं अगर अपना गुस्सा अपने किसी जिसने मेरे को गुस्सा दिलाया उसके ऊपर नहीं निकाल सकता, तो मैं अपने से छोटे के ऊपर अपना गुस्सा निकालता हूँ, और गुस्सा निकालने के बाद मैं उस गुस्से का विस्थापन कर देता हूँ, यानी कि अपने गुस्से को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन या स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र बदल दिया। बॉस ने एम्प्लॉय को डांटा, अब एम्प्लॉय मालिक को तो कुछ नहीं कह सकता, वो गुस्सा अपने मन में दबा लेगा। वो घर आएगा, घर पे बच्चों को देखेगा, अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं तो सारा का सारा गुस्सा बच्चे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ये हमारा होता है विस्थापन। ठीक है, उसके बाद हमारे जो सेकंड होता है, फर्स्ट हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद होता है हमारा साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मनोलैंगिक विकास। अगर यहाँ मैं कांटा मार दूँ तो आप इसको समझ पाएंगे। मनो का मतलब होता है विज्ञान, मनोविज्ञान, और साइको का मतलब होता है साइकोलॉजी, और सेक्सुअल का मतलब होता है हमारा काम, जिसको हम काम बोल देते हैं। ये हमारा होता है सेक्सुअल। अगर इसकी बात करें तो ये थ्योरी भी किसने दी थी? फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने जो हमारी काम शक्ति है उसका विकास कैसे होता है, कैसे कैसे वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेजों में जाकर डेवलप होती है, उसके बारे में बताया है। टोटल इन्होंने 5 स्टेज के बारे में बताया। 5 स्टेज में पूरी साइको सेक्सुअल थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब की है। अगर मैं बात करूँ हमारे फर्स्ट थ्योरी की, तो फर्स्ट है हमारा मुख्य अवस्था। मुख्य अवस्था हमारी होती है 0 से 1 वर्ष। अगर हम 0 से 1 वर्ष के बारे में बात करें तो 0 से 1 वर्ष के बच्चे देखिए ना ठीक से बैठ पाते हैं, ना ठीक से कुछ काम कर पाते हैं, और अगर कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ बैठ नहीं पाएंगे तो उनकी होगा क्या? देखो, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, वो रोएंगे दूध पीने के लिए, खाना खाने के लिए, सोने के लिए, या कुछ भी कपड़े चेंज करने हैं वो उसके लिए भी रोएंगे। तो बच्चों में ऐसा नहीं है। देखिए, काम का मतलब ये नहीं है काम सेक्स, बिल्कुल नहीं। काम का मतलब होता है शारीरिक संतुष्टि, या फिर हम अपने मन की संतुष्टि भी उसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए जब बच्चे का जन्म होता है तभी से वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फ्रॉइड ने मुख अवस्था को काम की तृप्ति का एक साधन बताया है, क्योंकि बच्चा मुख के द्वारा ही आनंद प्राप्त करता है। देखिए, मैंने अभी क्या कहा था, अपने मन की संतुष्टि या फिर आनंद की संतुष्टि। जैसे छोटे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, या फिर मम्मी का दूध पीते हैं, या फिर खाने को काटते हैं, ये सभी प्रतिक्रिया छोटे बच्चे करते हैं, और उससे उन्हें कामोत्तेजना मिलती है, इससे उन्हें सेक्सुअल अर्ज मिलता है। ये होती है हमारी फर्स्ट स्टेज।
ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल में क्या होती है, हमारे छोटे बच्चे जो भी कार्य करते हैं जिससे उन्हें आनंद मिलता है वो सारे कार्य इसमें आ जाते हैं। उसके बाद होती है हमारी गुदावस्था। गुदावस्था का मतलब होता है हमारा 2 से 3 साल। इसमें क्या होता है, देखिए छोटे बच्चे खाना तो खा लेते हैं, लेकिन जो उनका सुसु पोटी होती है उसके बारे में उनको कुछ पता नहीं होता है। लेकिन जैसे 2 से 3 वर्ष वाले आ जाते हैं वो अपने एनल स्टेज पर आ जाते हैं, तो वो अपने जो मल होता है उस पर ध्यान उनका जाना शुरू हो जाता है। अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने में आनंद में महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। मल का त्याग गुदा द्वार से होता है, अतः इस अवस्था का नाम गुदीय अवस्था रखा गया है। बच्चे धीरे धीरे पहचानना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चों में क्रूरता, विद्वेष, उथल पुथल, तोड़फोड़ आदि के गुण विकसित होते हैं। क्यों होते तोड़फोड़ आदि के गुण? क्योंकि बच्चे इस स्टेज में आने के बाद पहचानना, समझना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, और अगर हाथ में लेंगे तो तोड़फोड़ मचानी शुरू कर देंगे। ये होती है हमारी गुदावस्था। अगर थर्ड हम बात करें तो वो होती है हमारी लैंगिक अवस्था, जो कि हमारी होती है 3 साल से 5 साल की। अगर इस अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में बच्चों में तृप्ति का साधन गुदा या मुख न होकर उसका लिंग और योनि होती है। शिशु सामान्यतः जिज्ञासावश अपने ज्ञानेंद्रियों को स्पर्श करता और छेड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद वॉशरूम जाना सीख लेता है, खुद टॉयलेट करना सीख लेता है, खुद फ्रेश होना सीख लेता है। तो ये इसलिए वो बच्चा अपने जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको धीरे 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 छेड़ना शुरू कर देता है, उससे उसको आनंद मिलता है। उसके बाद बच्चा मम्मी की तरफ आकर्षित होता है, जो बच्ची होती है, लड़की होती है, वो पापा की तरफ अपनी आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। वो हमारी इसमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सुप्त अवस्था, जो कि हमारा होता है 5 साल से 11 साल के बीच। अगर इसकी अवस्था की हम बात करें तो सभी के साथ सहयोग की भावना रखती है, क्योंकि बच्चा स्कूल में जाता है, नए नए दोस्त बनाना शुरू कर देता है। इसी को तो हम अपने चाइल्ड एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था, गैंग एज। वो इसी अवस्था को तो बोलते हैं जो हमारी लेटर चाइल्डहुड होती है। और लेटर चाइल्डहुड में बच्चे नए नए दोस्त बनाना शुरू करते हैं, और जब दोस्त बनाते हैं तो उनके अंदर सहयोग की भावना स्टार्ट हो जाती है। आपने अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमने जितने अपने टॉपिक अभी तक कंप्लीट करे हैं सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपने हमारा DSSS PRT सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा। उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट मैंने पूरा का पूरा सिलेबस बताया कि 200 नंबर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप उसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़िएगा, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करिएगा, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसके बाद सहयोग होता है, नीतिपरक अपनाने होते हैं। बालक काम संबंधी भावनाओं या तीव्रता को स्थगित कर विद्यालय के कार्यों में जीवन के विभिन्न आयामों में उत्तम बनने के लिए अग्रसर हो जाता है। यानी कि क्लास में फर्स्ट बच्चे टीचर के मुंह से अपनी क्लैपिंग, शाबाशी, वाहवाही सुनना चाहते हैं, तो वो हमारी सुप्तावस्था में आती है 5 साल से 11 साल की एज में। उसके बाद आता है हमारा 5वां ज्ञानेंद्रिय अवस्था, जो 11 साल से ऊपर की हो जाती है, क्योंकि बच्चे इसमें अपना कंप्लीट समझ जाते हैं, सारा काम करना सीख जाते हैं। और अगर वो सारा काम करना सीख जाएंगे तो उनके अंदर भावना विकसित होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए इससे ऊपर की कोई अवस्था नहीं बताई है। इस अवस्था में बच्चे परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, बच्चे विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लड़के जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स बॉयज़ की तरफ, क्योंकि हार्मोनियल चेंजेस होते हैं, जिसको हम एडोलसेंस की
एडोलसेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो हमारी स्टेज है एडोलसेंस, वो इसी को तो बोलते हैं। और इसको हम एक और नाम क्या है, तूफान, तूफान की अवस्था भी तो इसी को बोली गई है हमारी, और एडोलसेंस को। और तूफान की अवस्था अगर हमारी एडोलसेंस को बोली गई है, वो इसीलिए बोली है क्योंकि इसमें हमारे ऑपोजिट जो हमारे वो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स हमारे आपस में आकर्षित होना स्टार्ट हो जाते हैं। यह अवस्था व्यस्त कामोत्तेजना और कामुकता के प्रति निधित्व होती है। यही अवस्था आगे जाकर मानव जाति में वंश परंपरा को प्रकट करती है। गर्ल्स बॉय को पहचानना शुरू कर देती है, बॉय गर्ल्स को पहचानना शुरू कर देते हैं, दोनों आपस में अट्रैक्शन होती है। और अगर अट्रैक्शन होएगा तो इनके अंदर जो कामोत्तेजना की भावना यानी कि जो सेक्स की विल पावर है या जो एक इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, उसका भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है। टोटल हमारी कितनी स्टेज हैं, 5 स्टेज। फर्स्ट में बच्चे अंगूठा चूसते हैं, खाना खाते हैं। सेकंड में बच्चे जिसको हम गोदावस्था बोलते हैं, वो मल निकालना शुरू कर देते हैं। थर्ड में बच्चे क्या करते हैं, जो हमारी 3 से 7 साल की थी, बच्चे अपने समझना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ में बच्चे सहयोग की भावना शुरू हो जाती है। और फिफ्थ में बच्चा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आकर्षण बच्चे के अंदर हो जाता है। ये थी हमारी 5वीं, टोटल 5 स्टेज साइकोसेक्सुअल अप्रोच के। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आज की वीडियो में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपनी कल की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वाली पीपीटी है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, तीनों पर हमें फॉलो कीजिए। हमारा हैंडल है साइको क्लासेस बाय आशीष वत्स। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। जय हिंद।